इस कोर्स को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है वेब होस्ट मोस्ट ने, जो कि एक सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है और इसका लोकलाइज्ड वर्जन वेब होस्ट मोस्ट डॉट पी के पर अवेलेबल है। और WP एकेडमी का कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 15% मज़ीद डिस्काउंट चेकआउट के पेज के ऊपर मिलता है। और अगर आप इस वेब होस्टिंग को हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज करते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्सेस मिलेगी हमारी प्रीमियम सपोर्ट कम्युनिटी पर, जहां पर आप इस कोर्स से रिलेटेड मुफ्त सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद एफिलिएट लिंक्स हमारी wpacademy.pk की वेबसाइट पर प्रो के पेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट एफिलिएट लिंक से परचेज करने के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी। तो वेब होस्ट मोस्ट का एक बार फिर से शुक्रिया और इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। अब हम नेक्स्ट डे की डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने से पहले, जो कि अब हमारे पास अब लास्ट 2 चैप्टर हैं, जिनमें एक टेस्टिंग है और उसके बाद पब्लिकेशन है हमारे प्लगइन की। लेकिन उससे पहले हमें कुछ और चीज़ें, जब आप AI से कोड जनरेट करवा रहे होते हैं तो आपको प्रोडक्शन पर जाने से पहले अपने कोड को रीफैक्टर करना होता है। यहाँ पर मैं कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ, आपको रीफैक्टरिंग के बारे में बताता हूँ कि जब आप AI से कोड जनरेट कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात वो एक ही फ़ाइल के अंदर कोड लगा कर आपकी वो फ़ाइल बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। उसमें बाज़ औक़ात रिपिटिटिव कोड आ रहा होता है, बाज़ औक़ात ऐसा कोड आ रहा होता है जो यूज़ ही नहीं हो रहा होता, वो उसने जनरेट कर दिया था या बाद में आपने चेंज कर दिया, उसने वो रिमूव नहीं किया, उसने उसको रख लिया। और उसके अलावा मल्टीपल सेम कोड लाइंस भी आ जाती हैं, यानी कि फ़ाइल का जो साइज़ है वो बढ़ता जाता है। तो इस पॉइंट पर आती है आपकी रीफैक्टरिंग, यानी कि आप अपनी जो फाइल्स हैं, जब ठीक है आपने जनरेट करवा ली, ये जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारी सारी फंक्शनैलिटी चल रही है, हर चीज़ काम कर रही है। अब हमने इसको देख लिया, सारी चीज़ें लगा ली। अब हम इसको स्मॉल करना शुरू करेंगे, रीफैक्टर करना शुरू करेंगे। रीफैक्टरिंग में सबसे पहले तो आप अननेसेसरी कोड रिमूव करते हैं, या आप बहुत बड़ा जो कोड है उसको चंक्स में डिवाइड करते हैं, उस फाइल को मॉड्यूलर बनाते हैं, मॉड्यूलर बनाकर डिफरेंट फाइल्स में कोड रखते हैं। जैसे कि अब मुझे किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन में कोई चेंज करना है तो आई हैव टू स्क्रॉल थ्रू अ लॉट टू फाइंड दैट पीस ऑफ कोड। और उसके अलावा अभी खुद से करने बैठेंगे तो बाज़ औक़ात खुद से करना जल्दी हो जाता है, AI उसके ऊपर टाइम ज़ाया कर देता है। इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने से पहले भी मैं 1-1 घंटे, 1.5-1.5 घंटे के लेक्चर 2 मज़ीद डिस्कॉर्ड कर चुका हूँ रीफैक्टरिंग के दौरान, क्योंकि बाज़ औक़ात AI भी रीफैक्टरिंग के दौरान आपके लिए आसानियाँ पैदा करने के बजाय मज़ीद मसले पैदा कर देती है। तो अभी एक दफ़ा फिर एक गो ट्राई देते हैं इसको, AI को रीफैक्टर करने में। उसके बाद अगर AI से ना हुआ तो हम अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे और ख़ुद रीफैक्टर कर लेंगे इस फाइल को। उससे पहले मैं इस पॉइंट तक जो भी कोई मेरे चेंजेस हैं वो मैं सारे स्टेज करके उनको पुश कर दूं, ताकि हम फ्रॉम स्क्रैच, अब अगर हमारा कोई काम नहीं बने तो हम रिवर्ट कर सकें उसको क्विकली, सारी चीज़ों को। ठीक है। अब अगर देखें तो एक tools.php की फ़ाइल के अंदर ही हमारा PHP का कोड भी है, हमारी HTML भी है और इवन जावास्क्रिप्ट का भी, jQuery का बहुत सारा कोड फुटर में लगाया गया है। इसका एफिशिएंट वे तो ये होना चाहिए कि ये एक सेपरेट फाइल में हो हमारी जावास्क्रिप्ट कोड। कुछ जावास्क्रिप्ट कोड ऐसा है इसमें जो इसी पेज पर होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें PHP की वैल्यूज़ इस्तेमाल हो रही हैं। तो PHP की वैल्यूज़ जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में तो वो नहीं भेजेगा, वो तो हमें जावास्क्रिप्ट ही चाहिए। तो इस वजह से कुछ कोड, जैसे ये देखें थीम, ये एजेक्स का मेथड है जो कॉल होना है, तो उसमें थीम का स्लग साथ भेजना है, तो ये यहाँ पर वैल्यू आ रही है। तो हम सिर्फ इन मेथड्स को इसी फाइल में रखेंगे, और उसके अलावा बाकी जो जितना भी jQuery का कोड है उसको हम एक सेपरेट फाइल में मूव करेंगे।
ठीक है, तो अब इसकी रीफैक्टरिंग स्टार्ट करते हैं। रीफैक्टरिंग स्टार्ट करने से पहले क्लाउड पर प्रोजेक्ट फोल्डर में ये मैंने इसको सारा एम्प्टी कर दिया था इसी वजह से, ताकि हम अब अपना सिर्फ कॉन्टेक्स्ट दें जिसमें से हमने कोड जो हमें लेना है, और वो हमें सिर्फ एडमिन साइड का कोड चाहिए, क्योंकि हम एडमिन साइड पर tools.php की फ़ाइल को फिलहाल रिफैक्टर कर रहे हैं। बाकी किसी फ़ाइल को रिफैक्टर करने की हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी फाइल्स हैं, छोटा छोटा स्ट्रक्चर है। settings.php का भी कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ 200-300 लाइंस का कोड है। इसमें भी ये jQuery जो है इसको आप मूव कर सकते हैं admin.js में। ऐसी जो भी जावास्क्रिप्ट जिसमें कोई PHP की वर्किंग नहीं हो रही है, उसको आप इजीली उठाकर उन फाइल्स में से रख सकते हैं admin.js की एक सिंगुलर फाइल में। जैसे कि सेटिंग्स में अगर हम आए तो रीफैक्टरिंग पहले खुद मैनुअल भी आपको बता देता हूँ किस तरह से आपने करनी है। बस आपने क्लीन अप ही करना है कोड, या उसको शॉर्ट करना है, डुप्लीकेट देख लेना है। सेटिंग्स में रेट लिमिटिंग को अगर हम ऑफ करते हैं तो ये उसके बॉक्सेस गायब कर देता है। या उसके अलावा कोई jQuery का कोड जो है वो जो इनके ऊपर कहीं भी जो लगा हुआ है, ये जैसे कि इसकी वैल्यू इंक्रीज कर ली, सो तो settings.php में ये जो jQuery का कोड है, इसमें अब आप देखें ये तो ये इसमें इतना सा कोड जो है हमारा PHP के थ्रू आ रहा है कि PHP के इसके ऊपर कंडीशन लगी हुई है, तो हम इसको दिखा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये जितना भी आ, ये देखिए इसमें भी PHP का कोड शामिल है। तो जिसमें PHP का कोड नहीं है, ये वाला जैसे कि कोड है, ये डेटाबेस एक्शंस, यहाँ से ये कोड भी अब देखा मैंने जैसे बताया था कि फाइल्स आप अपडेट करते जा रहे हो, तो ये डेटाबेस वो मैनेजमेंट के जितने यहाँ पर सेटिंग्स थी वो मैंने सेक्शन ही रिमूव कर दिया हुआ है। मैं वो टूल्स में ले गया हूँ, क्योंकि टूल्स के ऊपर भी उसने बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड हमें डेटाबेस टूल्स यहीं पर दे दिए थे स्टैट्स बिल्ड करने के लिए, वो दोबारा से रिपीट हो रहे थे। तो मैंने उसको देख लिया और मैंने उस सेक्शन को रिमूव कर दिया। अब ये तो इंटायरली हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। ये अब जब ये नहीं रह गए तो पीछे अब ऐसा कोड जो है वो कोई नहीं रह गया, सिर्फ ये कोड रह गया रेट लिमिटिंग को टॉगल करने वाला। तो इसको भी अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें, इसको अब आप admin.js में आप ऐसे कोड्स जो हैं वो रख सकते हैं, जिसमें अब इसमें यहाँ पर देखें कि admin.js को इम्प्रूव किया है, ऑप्टिमाइज़ किया गया है। तो ऑप्टिमाइज़ करने में ये देखिए उसने उसकी क्लास वाला मेथड बना दिया हुआ है। तो उसके बाद उसको ठीक है, आप इस कोड को हम सिंपली यहाँ पर रख देते हैं, और बस एक दफ़ा टेस्ट आपने कर लेना है। जब भी आपने कोड मूव करना है किसी जगह पर तो आपने टेस्ट ज़रूर करना है कि उसके मूव करने के बाद आपकी फंक्शनैलिटी काम करना तो बंद नहीं कर गई, फंक्शनैलिटी हमारी काम कर रही है। तो इस तरह से आपने फाइल्स में से एक तो अननेसेसरी कोड रिमूव करना होता है। वो अगर आपको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो आप ए से कह सकते हैं कि ये लो भाई फाइल्स इसमें से चेक कर लो कि डुप्लीकेट कोड कौन सा है, उसे रिमूव कर दो। और अब मैं दोबारा वापस आता हूँ और यहाँ पर रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। और अब हम क्लाउड पे आते हैं, और यहाँ पर अब हम प्रोजेक्ट नॉलेज में ये फाइल्स अपलोड कर देते हैं। एडमिन डॉट जेएस कर देते हैं। एडमिन के फोल्डर के अंदर जो कुछ है हमने उसको यहाँ पर अपलोड करना है, उसको कॉन्टेक्स्ट पूरा देना है हमने, ठीक है, ताकि उसे पता हो कि अगर कोई डुप्लीकेट कोड भी है तो उसे वो रिमूव कर सके। फॉन्ट्स सी एस एस एडमिन डॉट सी एस एस भी दे देते हैं। और काम करते हैं कि ये इस प्लगइन की भी मेन क्लास आप लाजमी साथ दिया करें, और इंक्लूड्स में से जो क्लास प्लगइन है इसको भी आप दिया करें एहतियातन, ताकि अगर कोई स्क्रिप्ट्स वगैरह लोड हो रही हैं तो वो भी साथ आ जाएं इसके।
ओके, अब थोड़ी ग्रामरली से इसको इम्प्रूव करवा लेते हैं। अच्छा, ठीक है। अब पहले दो लेक्चर्स में जैसे मैंने बताया कि मेरे से गलती ये है कि मैंने बस उसको कह दिया रीफैक्टर कर दो, तो रीफैक्टर में वो उसको कॉन्टेक्स्ट पूरा ना मिलने की वजह से वो बस इधर उधर की बोंगियां मारी जा रहा था और मज़ीद काम बिगाड़ता जा रहा था। तो अब मैंने वो अपनी उन चीज़ों से सीखने के बाद मैंने अब यहाँ पर आप लोगों के लिए ये प्रॉम्प्ट इस तरह से लिखा है ताकि ये एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट हो, जिसमें उसको पहले बता दिया है कि प्रोजेक्ट नॉलेज में फाइल्स पड़ी हैं सारी। उसके बाद उसे हमने एक कमांड दिया है कि रीफैक्टर एंड ऑप्टिमाइज़ करना है टूल डॉट पीएचपी को। लेकिन उसके साथ ही मैंने बता दिया है कि उसमें क्लास एडमिन में भी देख लो, एग्जिस्टिंग फंक्शंस के साथ चेक कर लो, डुप्लीकेट हैं तो रिमूव कर दो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस जो कि क्लास एडमिन में मौजूद हैं, उन्हीं को वो बार बार दोबारा से यूज़ कर रहा होगा। तो मैं अब इसको एंटर कर देते हैं। अ, तो और अब देखते हैं कि अब किस तरह का जो रिज़ल्ट है हमें मिलता है। वो होपफुली ये रिज़ल्ट हमें ऐसा मिलेगा कि जो काम का होगा। काम का नहीं है, ये मुझे शुरुआत से ही पता लग गया है, क्योंकि हमने इसको ये नहीं कहा कि ठीक है, ये भी हमें अपने मेन मैसेज में ही बताना चाहिए था। अदरवाइज़ ये आप रीफैक्टर ट्रैक करने का कहें तो इसको ये शुरू से अलहदा फ़ाइल ही बनाता है। इस दफ़ा उसे पता नहीं, शायद मैंने सोचा था कि शॉर्ट कमांड देने की वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, बल्कि डिटेल्ड कमांड देने के बाद भी उसने उसको दूसरी तरह से बनाना शुरू कर दिया, जो कि मेरी नज़रों में एक अच्छी अप्रोच नहीं थी। अब ये देखिए, अब टूल्स मैनेजर की एक क्लास बन जाएगी जिसमें सारा जो पीएचपी का कोड है वो वहाँ पर मूव हो जाएगा। और उसके बाद टूल्स डॉट पीएचपी की फ़ाइल में हमारे पास एक क्लीनर वर्जन उसका आ जाएगा, जिसमें उसको इजीली मैनेज किया जा सकता है। डिफरेंट सेक्शंस को, डिफरेंट कोड, डिफरेंट जो सेक्शंस हैं वो हर सेपरेट फाइल में चले जाएंगे, ताकि अगर हमें कुछ चेंज करना है तो उसको उसमें सिर्फ उसी चीज़ को हम चेंज कर लें इजीली। जैसे कि ये देखें, अब सेपरेट फाइल्स बनेंगी टेम्पलेट्स की, और उनमें हम चीज़ें जो है वो कोई मैनेज करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, हमारे लिए भी और किसी दूसरे डेवलपर के लिए भी। अगर वो इस प्लगइन को मॉडिफाई करना चाहता है या इसके ऊपर काम करना चाहता है तो उसके लिए आसानी होगी। वो सेपरेट फाइल्स में उसको पता होगा कि यार सिस्टम इन्फॉर्मेशन का सेक्शन यहाँ पर पड़ा है, और उसको कोड में स्क्रॉल करना, ढूंढने पर टाइम ज़ाया नहीं करना पड़ेगा। ये भी इसने कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड सारे सेक्शंस को एक ही में मूव कर दिया है। ये वैसे सेपरेट भी कर सकते हैं, करना होगा तो कर लेंगे, हमें तरीका पता लग जाएगा। तरीका तो पता ही है, लेकिन सिर्फ हम टाइम सेव कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारा टाइम जो है वो बचे। चलें जी, इसने सारी चीज़ें जनरेट कर दी हैं। अब हमने इनको इम्प्लीमेंट करना है। फाइल स्ट्रक्चर उसने बता दिया है कि यहाँ पर अपडेट करना है। टूल डॉट जे एस इनक्लूड की गई है। क्लास टूल्स मैनेजर डॉट पी एच पी न्यू सेंट्रलाइज लॉजिक किसकी बना दी है इसने। और अब हम यहाँ पर ये सेटअप इंस्ट्रक्शंस हैं। इनमें से सबसे पहले तो यही है, यहाँ से ये पॉपअप्स आ जाते हैं नोटिफिकेशन वगैरह पूछने के लिए। मैं क्लास यहाँ से ये फाइल्स बना लेते हैं और ऊपर से फिर कॉपी कर लेते हैं। अब चूँकि
इस पॉइंट तक से पहले तक जितना भी कोड है मैं इसको अगेन देख लूँ कि क्या हमने चेंज किया था, ये सारा ऐड करके। यहाँ पर मैसेज कमिट मैसेज जनरेट करवाने के लिए एक छोटा सा ये एआई का जनरेट मैसेज विद को पायलट, जब आपने को पायलट इनेबल किया हो तो ये आप सिर्फ इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए खुद ही कमिट मैसेज भी बना देगा। आपने जो भी काम किया होगा ये उसका एक्यूरेटली ये एक कमिट मैसेज भी बना देता है। ये भी अगर छोटी सी चीज़ अगर आपको शायद पता नहीं है तो मेरी वजह से अगर पता लग गई है तो अच्छी बात है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि एडमिन के फोल्डर के अंदर हमने एक नई फाइल बनानी है, क्लास टूल्स मैनेजर डॉट पी एच पी। ठीक है, टूल्स डॉट पी एच पी रिफैक्टर्ड हो चुकी है। जे एस में एडमिन डॉट जे एस एग्जिस्टिंग मौजूद है। टूल्स डॉट जे एस हमने एक नई फाइल क्रिएट करनी है जे एस के फोल्डर के अंदर टूल्स डॉट जे एस बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर पार्शल्स के अंदर एक नया फोल्डर बना लेते हैं टूल्स का, और ये पार्शल्स की बजाय मैं इसे रीनेम कर लेता हूँ टेम्पलेट्स। ठीक है, और टेम्पलेट्स पे रीनेम करने के बाद हमें इसका चेंज भी करना होगा, पाथ्स वगैरह जो क्लास एडमिन में हैं वो क्लास एडमिन को जब अपडेट करेंगे उसके बाद उसको साथ भी मैं कर लूँगा। अब टूल्स के अंदर सिस्टम इंफॉर्मेशन, टेम्पलेट्स में टूल्स में सिस्टम इंफॉर्मेशन डॉट पी एच पी, compatibility डॉट पी एच पी, परफॉर्मेंस डॉट पी एच पी, डेटाबेस डॉट पी एच पी, import export डॉट पी एच पी एंड debug डॉट पी एच पी। ठीक है, और अब यहाँ से मैं शुरू कर लेता हूँ क्लास एडमिन से। सबसे पहले इसको मैं अ, अच्छा क्लास, वो कह रहा है कि सिर्फ इतना सा हमने कंसाइज किया हुआ है सारी फाइल, वो अच्छी बात नहीं बना रहा। जो एन क्यू स्क्रिप्ट वाला फंक्शन है हमने सिर्फ उसे अपडेट करना है क्लास एडमिन डॉट पी एच पी में। यहाँ पर एक तो सबसे पहले ये जहाँ पर हमारी फाइल्स इंक्लूड हो रही हैं, जहाँ पर पार्शस था इसको हम टेम्पलेट्स कर लेते हैं। क्लास टूल्स मैनेजर डॉट पी एच पी। अच्छा, ये प्लेसमेंट इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास, टूल्स डॉट जेएस। ठीक है, यहाँ से चाहिए एनक्यू स्क्रिप्ट्स वाला था, remove these duplicate methods from tools.php, they already exist in class admin.php। देखा, डिटेक्ट पेज कैशे गेट एसेट साइज ये कह रहा है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट इन क्लास एडमिन डॉट पी एच पी। ऑल एजेक्स हैंडलिंग मेथड्स दे एग्जिस्ट इन क्लास एडमिन डॉट पी एच पी। ये टूल मैनेजर क्लास है हमारे पास।
ओके, सिस्टम इंफॉर्मेशन सेक्शन, कंपैटिबिलिटी सेक्शन, परफॉर्मेंस, डेटाबेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, debug, refactored tools.php main file। ओके, अब उम्मीद करते हैं कि रीलोड करेंगे तो हमारे पास कोई धमाका नहीं होगा। अच्छा, ये पेज तो हो गया रीलोड। असल हमने जो देखना है वो tools.php है, और वो हम देख सकते हैं कि वो लोड नहीं हुआ। अच्छा, वो इस वजह से लोड नहीं हुआ क्योंकि हमने मैनुअली इसका नेम चेंज कर लिया है, और उसे नहीं पता पार्शल्स के नाम की कोई डायरेक्टरी भी है या नहीं। हमें यहाँ पर ये फाइंड एंड रिप्लेस भी कर सकते थे हम, लेकिन चलें, अब करना शुरू कर लिया तो कर ही लेते हैं। साथ ही लॉग कंसोल भी ओपन करेंगे हम, किसी किस्म का एरर अगर है तो हमें नज़र आ जाए। अब यहीं से हमें पता लग जाएगा टेस्टिंग के दौरान ही कि अगर काम कर रहे हैं फंक्शन सारे तो इट मीन्स एवरीथिंग इज़ ओके। वैल्यूज़ भी आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, हमारे एजेक्स मेथड्स भी काम कर रहे हैं। ग्रेट। यहाँ पर admin डॉट सी एस एस में मैंने ये नोटिस के लिए एक मैसेज टाइप के बना लिया था। ठीक है, इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग चेंज करनी है मैंने टूल्स डॉट जे एस में। अच्छा, यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँ मैं, 48 बाय 48 कर लेता हूँ। बाकी ओवरऑल जो फंक्शनैलिटी है हमारी वो काम कर रही है बेसिकली। जो ये तो अब छोटी मोटी ट्वीक्स हैं, ये तो करते ही रहते हैं, हम कर लेंगे। स्टाइलिंग से रिलेटेड इसका स्टाइलिंग वगैरह देखनी है, एसवीजी आइकन लगा है वो थोड़ा सही नज़र नहीं आ रहा है, इसको मैं बड़ा कर लूँगा। अदरवाइज़ बाकी आप सारी फंक्शनैलिटी टेस्ट करें अपने उस पेज की थॉरोली, तो अगर सारी फंक्शनैलिटी काम कर रही है तो देन आपने मूव ऑन करना है नेक्स्ट। और मुझे उम्मीद है कि अगर एक चीज़ काम कर रही है तो वो बाकी भी काम कर ही रही होंगी। ये देखें, हमारी ये फंक्शनैलिटी भी काम कर रही है। पेज रीलोड किया, वैसे उसको यहाँ पर अपडेट कर लेना चाहिए था, लेकिन आप देखें कि मिनीफिकेशन काम हमारी कर रही है। जो इसने फंक्शंस या टूल्स लगाए हैं वो एक्यूरेटली काम भी कर रहे हैं। उसने मिनीफाई कर दिया है जावास्क्रिप्ट का कोड सोन, तो वो मिनीफाइड वर्जन सर्व हो रहा है। सिर्फ एक ये चीज़ कटक रही है, ये काम नहीं कर रही, इसको हम देख लेंगे। अच्छा, बाकी देखिए, अब हमारी ये जो tools डॉट पी एच पी की फ़ाइल है ये कम्प्लीटली रीफैक्टर हो चुकी है। tools डॉट पी एच पी की अब ये हमारे पास एक क्लीनर वर्जन है। एक और क्लीनअप हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास हेडर है, कहाँ गया है हेडर, ये देखें, ये हमारे पास हर पेज के ऊपर सेपरेटली आ रहा है। तो बेटर ये है कि हम हर पेज के ऊपर इसे सिर्फ इंक्लूड करवाएं, कि अगर हमने सिर्फ हेडर में कोई चेंज करना है तो वो सारे पेजेस के ऊपर चेंज हो जाता है। सिर्फ ये एक डैशबोर्ड का जो पेज है इसके ऊपर कुछ डिफरेंट है थोड़ा सा, यानी कि यहाँ पर ये स्टैट्स जो हैं इनको मॉडिफाई करने की ऑप्शन है लास्ट 7 डेज़ के,
और सो ऑन, और रिफ़्रेश करने के, और एक्सपोर्ट का एक बटन है हमारे पास जो कि ये एनालिटिक्स एक्सपोर्ट कर देता है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी हमारा हेडर्स हैं उसमें ये बटन्स हैं जिनको मैंने अभी चेंज करना है। इसमें अभी ये वर्किंग में नहीं है, एक्सपोर्ट सेटिंग्स और ये रिस्टोर टू डिफ़ॉल्ट्स, ये इस तरह की ये काम नहीं कर रही, लेकिन इनको मैंने यहाँ पर मैंने वैसे भी कुछ और दिखाना था, ये तो इसने बना दिया है। वो वैसे भी हमारे पास टूल्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, इनको टूल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की वो ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक सेपरेट टूल्स में हम पूरी जो डेटाबेस में सेटिंग्स की वैल्यूज सेव हैं उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एक मेथड बना सकते हैं, जो कि यहाँ पर बना भी हुआ है। अब सिर्फ वो काम नहीं कर रहा, वो मे बी कोई फंक्शन नेम वगैरह मैच नहीं कर रहा होगा। ये बेसिकली इंगेजमेंट डाटा एक्सपोर्ट है, हमने ये नहीं, हम पूरी सेटिंग्स का एक्सपोर्ट का एक मॉड्यूल बना सकते हैं। लेकिन जो हेडर है बाकी पेजेस के ऊपर ये सेम है, तो क्यों ना हम इस पूरे हेडर को भी एक सेपरेट फाइल में रख लें और फिर उसको इंक्लूड करवा लें, ताकि अगर हमें इस जेनेरिक हेडर में कुछ भी चेंज करना है तो हमें बार बार जो है वो फाइल्स मॉडिफाई ना करनी पड़े। और ये पूरा हेडर जो ये इसमें शो सब हेडर भी और नोटिस कंटेनर मैंने एक कस्टम बनाया हुआ है, सेटिंग सेव होने के ऊपर वो उसमें ये वैल्यूज़ डिस्प्ले होती हैं। तो यहाँ से इसी तरह से हम इसे इंक्लूड करवा लेते हैं। टेम्पलेट्स के अंदर मैं एक न्यू फाइल बना देता हूँ, इसको मैं कह लेता हूँ हेडर डॉट पी एच पी, और यहाँ पर इस कोड को हम मूव कर देते हैं। बस आपने मेक श्योर करना है कि इसमें कोई पीएचपी की किसी जगह से वैल्यू ना आ रही हो। जैसे ये देखें, ये शो सब हेडर का वेरिएबल, अब इसे तो नहीं पता होगा यहाँ पर कि शो सब हेडर आप कहाँ देख रहे हैं। ओके, ये कोड हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। रिमूव क्या कर लेते हैं, बेसिकली इसको हमें इस हेडर की फाइल में रखना होगा ताकि हम अ, इस फंक्शन को यूज़ कर सकें, जो शो सब हेडर वाला जो फंक्शनैलिटी है अ, उसको हम यूज़ कर सकें। ठीक है, आई थिंक इट शुड वर्क नाउ। अब हम यहाँ से सिंपली यहाँ पर ठीक है। अब थोड़ा सा मसला ये होगा कि हमने इसको डायनामिक भी बनाना है। यहाँ पर ये देखिए जो टैब एक्टिव है उसको हम हर उस पेज के चूँकि सबके ऊपर अलहदा से एचटीएमएल ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं उसे सिर्फ वो वैल्यू मैनुअली दे रहे हैं एक्टिव की। लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कह लेते हैं, अच्छा ये आपने ज़रूर करना है हर फाइल के अंदर, सॉरी ये मैं करना भूल गया। ये आपने हर पीएचपी फाइल जो आप बना रहे हैं उसके टॉप के ऊपर आपने ये पीएचपी ये जो फंक्शन है पीएचपी का ये आपने लिखना ज़रूर है। ये इसने तो ऐड किया हुआ है लॉर्ड ने, क्योंकि उसे पता है कि ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपने ऐड करना होता है। तो यहाँ पर हेडर डॉट पीएचपी में, सॉरी, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अब हम चेक कर लेंगे। ठीक है, और अब करंट स्क्रीन की वैल्यू को एक दफ़ा मैं प्रिंट कर लेता हूँ। ये देखें, ये इफ़ कंडीशन एक बनी है, इसको सिर्फ मैं चेक करेंगे। अभी मैं इसको बंद करता हूँ कि हमें चाहिए क्या, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, सबसे पहले तो हम वो देखेंगे। अच्छा, करंट स्क्रीन के फंक्शन के थ्रू आपको डाटा जो है वो बहुत सारा मिल जाता है। अब उसमें से हमें चाहिए क्या, वो हमने देखना है। बेस है, आईडी है, सिर्फ उस पेज का नेम हम कहाँ से देखें। बेस, उसमें पूरा वो नेम आ रहा है, ये भी पूरा नेम आ रहा है, और पेरेंट पेरेंट बेस पेरेंट फाइल,
ठीक है, और ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ रही है। ये बेसिकली उसकी जो आईडी है, करंट स्क्रीन की आईडी अगर ये है तो हमने एक्टिव लगाना है। ठीक है, तो बस यही मैंने देखना था। इसको ब्लॉक कमेंट कर देते हैं। और अब आपने सिंपली हर टैब के अंदर उसका चेक करवा के लगा देना है फंक्शन। ये लें, उसने कोड भी जनरेट कर दिया खुद ही से, तो हमने सिर्फ एक्टिव की क्लास लगानी है कि अगर तो ये वाला पेज है करंट तो एक्टिव लगा दो, अदरवाइज उसे एम्प्टी रहने दो। एक्टिव के शुरू में हमें एक स्पेस, अगर आपने यहाँ पर शुरू में स्पेस दी हुई है तो यहाँ ना दें, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर स्पेस वो फिर हर एक में आ ही जाएगी। तो उससे बेहतर यह है कि हम स्पेस यहाँ पर दें उसके बाद जो एक्टिव की क्लास है उसके इम्प्लीमेंट होने से पहले। ठीक है, अब आपने सिंपली यहाँ से ये, अब आपका हेडर डायनामिक हो जाएगा। डायनामिकली वो एक्टिव टैब दिखाएगा। अब ये टूल्स की बजाय यहाँ पर आपने सिर्फ लास्ट में चेंज करते जाना है। ये उस फाइल का एक्चुअल नेम है, सेटिंग्स डॉट पी है। उसके बाद यहाँ पर ये widgets डॉट पी की फ़ाइल है। उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास के स्पेस दे दिया मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पर भी दे दिया, देनी नहीं थी, यहाँ पर भी दे दिया, नहीं देनी थी। सेटिंग्स हो गई, विजेट्स हो गए, और उसके बाद ये फीचर्स। मेन जो टैब है वो उसके अंदर हमारा हेडर ही डिफरेंट है, उसके अंदर तो हम इसे यूज़ ही नहीं कर रहे। ठीक है, अब टूल्स डॉट पी में जिस तरह से हमने हेडर यहाँ पर इंक्लूड किया है, इसी तरह से बाकी की जो फाइल्स हैं जो कि फीचर्स डॉट पी से स्टार्ट होगा हमारा काम। तो यहाँ पर हेडर से रिलेटेड जितना भी कोड है, जैसे कि शो सब हेडर है, ये कस्टम नोटिस है, जहाँ पर भी आ रहा है इसकी जगह पर हम सिर्फ ये कोड लगा देंगे, यानी कि हेडर की फाइल को इंक्लूड कर देंगे। ये भी देखिए, ये एसपीजी का इतना बड़ा आइकन लगा हुआ है, इतने बड़े बड़े आइकन वैसे लगाने नहीं चाहिए। अमेजोन क्यू से कह देते हैं यहाँ पर एसवीजी आइकन जो है वो फीचर से रिलेटेड एक ऐड कर दो। स्केप कर देते हैं, ये तो उसने बड़ा आइकन बहुत बड़ा जनरेट कर दिया। ये एक ऑटो आया, इसको देख लेते हैं कौन सा है। फीचर्स के पेज को लोड करते हैं। अच्छा, हेडर में वो मुझे लग ही रहा था कि कुछ कोई काम जो है वो गड़बड़ होगी हमारी। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन बन रही है इसी में यहाँ पर आकर कोई कोई ब्रैकेट वगैरह जो है वो मिसिंग होगी। 929। ये इजाफी ब्रैकेट मेरे ख्याल से इसके अंदर इसने लगा दी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बेसिकली वो कंडीशन हमारी मैसअप हो गई है। अच्छा, लाइन 30 के ऊपर अभी वो व्यू कह रहा है। अच्छा, ये सेमी कोलन भी आ गया है, इसको भी रिमूव करना है। अच्छा जी, अब सिर्फ मेक श्योर करना है कि हमारा जो
ये वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, जैसे फीचर्स के पेज पर तो हम हैं, एको में हमारे पास करंट स्क्रीन आईडी इज इक्वल टू टॉप लेवल पेज मैजिक। एक दफ़ा मैं इसे प्रिंट करूं कि आईडी क्या बन रही है इस पेज की। इसकी आईडी जो है वो हमारे पास ये बन, अच्छा उसने वो खुद ही, क्योंकि हमने ऑटो जनरेटेड कोड यूज़ किया था तो उसने अपना ही एक वो टॉप लेवल पेज चेक करने वाला वो फंक्शन यूज़ कर लिया, लेकिन हम वो नहीं कर रहे, हमारा अपना एक आईडी बन रहा है इस पेज का, हमने उसके साथ कंपेयर करना है इसे। ठीक है, विजेट्स हो गए और ये सेटिंग्स हो गई। मैं इसको ज़रा इन टैब्स को लाइन ब्रेक कर लूँ ताकि अगर आपको देखने में मसला हो रहा, अब ये सेपरेट हो गई हैं तो हमें आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, ये टॉप लेवल पेज नहीं है, ये मैजिक ब्लॉक पेज, ये सोन, क्योंकि हम आईडी वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, दूसरा वो दूसरी वैल्यूज़ भी आती हैं। ठीक है, अब ये देखें, अब हमारे पास जिस पेज के ऊपर हम होंगे वो टैब एक्टिव शुमार की जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह से फीचर्स डॉट पीएचपी के ऊपर जैसे हमने ये यूज़ किया है, हेडर इंक्लूड किया है, इसी तरह से अब हम बाकी के जो सिमिलर पेजेस हैं उनके ऊपर ये हेडर इंक्लूड कर देंगे, जिनमें सेटिंग्स डॉट पीएचपी भी आ जाती है, इसमें भी हेडर। अब ये देखिए आपकी फाइल्स इस तरह से भी रीफैक्टर होनी शुरू हो जाएंगी, छोटी होनी शुरू हो जाएंगी। बेसिकली रीफैक्टर तो हम, ये रीफैक्टर का एक पूरा चैप्टर है, कर तो हम रीफैक्टर ही रहे हैं, लेकिन स्मॉलर फाइल्स हो जाएंगी, मेंटेनेबल कोड होगा। अब ये हेडर जो हर टेम्पलेट में दोबारा दोबारा से लोड हो रहा था, अब वो दोबारा दोबारा से लोड नहीं होगा। ठीक है, अब जस्ट मेक श्योर कर लेते हैं कि सारे पेजेस के ऊपर हेडर लोड हो रहा हो और अप्रोप्रिएट टैब्स जो हैं वो हमारे पास एक्टिव हो रही हों। ठीक है जी, तो अब ये देखें, अब हमारे पास हेडर भी हमारा डायनामिक हो गया। अब जब भी हमने हेडर में कोई चेंज करना है तो हर फाइल में जाकर चेंज नहीं करना पड़ेगा हमें। अब हमारे पास एक सिंगुलर फाइल है जिसके अंदर हम मॉडिफाई कर सकते हैं फाइल्स को और इन्फॉर्मेशन को। इसी तरह से अब आप भी जो प्लगइन जनरेट करवा रहे हैं, आपने वक्त के साथ साथ उसको रीफैक्टर करना है। उसमें ऐसे फंक्शंस और ऐसी चीज़ें देखनी हैं जो डुप्लीकेट हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं इसी को करूँगा कि क्लास एडमिन डॉट पी एच पी, इसको रिवील करता हूँ फाइंडर में, अ, और ये क्लास एडमिन और क्लास टूल्स मैनेजर। अब मैं कहता हूँ कंपेयर दीज। गुड न्यूज़, कोई डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन उसने एक इम्प्रूवमेंट सजेस्ट की है कि आप क्लास एडमिन डॉट पी एच पी में ये मेथड्स, इनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज्ड कर दिया उसने वर्जन को। ठीक है, दीज मेथड्स शुड बी अपडेटेड टू यूज़ टूल्स मैनेजर। ठीक है, अब इनमें से कौन सा मेथड है, रन परफॉर्मेंस टेस्ट। अब कंसाइज मोड के ऊपर रखा हुआ है, अब हम मैनुअली खुद करें सारा काम, उसको फाइलें देकर वो गड़बड़ भी ज़्यादा कर देता, तो बेहतर ये है कि आप खुद देखें कौन सा मेथड उसने अपडेट करना है।
पब्लिक फंक्शन रन परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, और टेस्ट थीम कंपैटिबिलिटी, ये मेथड अपडेट करना है हमने। और टेस्ट प्लगइन कंपैटिबिलिटी। ठीक है, अब उसने कुछ बस मॉडिफिकेशंस की हैं जो कि टूल्स मैनेजर से उसको यूटिलाइज करना है उसने। ऐड दीज मेथड टू क्लास एडमिन डॉट पी एच पी इन इट एजेक्स हुक्स। ठीक है, अब ये मेथड्स वो कह रहा है आप ऐड कर दें क्लास एडमिन में। देखा, उसने खुद ही बता दिया कि आप करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये भी इन मेथड्स को भी क्लियर कमेंटिंग इसके ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी के फंक्शन काम कर रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यार ये ऑब्वियसली ये प्लगइन प्रोडक्शन पर जब लेकर जाएंगे तो वो उसमें इन फंक्शंस, जो फंक्शंस सिर्फ डमी बने हुए हैं और उनकी एक्चुअल फंक्शनैलिटी नहीं बनी हुई, उन्हें हम ऑब्वियसली यूज़ करेंगे या जनरेट करवाएंगे क्लॉड से। अच्छा, ये भी डमी अभी फंक्शन बना हुआ है, ये अभी कुछ कर नहीं रहा, ऑप्टिमाइजेशन कोई कर नहीं रहा, एसेट्स ऑप्टिमाइज कर नहीं रहा वो। ठीक है, ये ओके। सो ठीक है, बाकी फंक्शंस पे आपने देख लेना है, कमेंटिंग आपने मेक श्योर करनी है कि वेल कमेंटेड हों आपके तमाम मेथड्स और फंक्शंस, ताकि कल को उन्हें अपडेट करने में मसला ना हो। देखा, अब यहाँ पर थोड़ा सा इशू ये है कि अनडिफाइंड का हमारे पास एरर आ गया। ओके, बाकी चीज़ें चल रही हैं सारी। ये सिर्फ दिखा रहा है, ये हो नहीं रहा कुछ भी। ठीक है जी, अब ये हमारा जो परफॉर्मेंस टेस्ट है ये भी एक्यूरेटली काम कर रहा है। मतलब वो क्यूरी टाइम भी बता रहा है और क्यूरी काउंट भी बता रहा है और सो ऑन, ये देखिए चीज़ें हमें बता रहा है कि किस तरह से काम कर रही हैं। ये सिर्फ प्लगइन टेस्ट में हमारे पास इशू आया है कि प्लगइन टेस्ट में हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हैं वो अनडिफाइंड आ रही हैं। ओके, अच्छा, ये पहले भी जो हमारा कार्ड था वो एक्चुअली चल नहीं रहा था, बस हमें दिखा रहा था चीज़ें, अब उससे समझ आई है और उसने प्रॉपर हमें फंक्शंस बना कर दिए हैं। टेस्ट प्लगइन कंपैटिबिलिटी का मेथड वो कह रहा है सबसे पहले क्लास एडमिन में अपडेट कर लें, क्लास एडमिन में टेस्ट कंपैटिबिलिटी, प्लगइन कंपैटिबिलिटी, इस मेथड को हमने करना है अपडेट।
जावास्क्रिप्ट लॉजिक भी अपडेट करनी है। डिस्प्ले टेस्ट रिजल्ट्स के फंक्शन को, मेथड को हमने अपडेट करना है। ये हमारे पास tools.js में है। ठीक है, उसके बाद अपडेट कंपैटिबिलिटी स्टेटस मेथड भी अपडेट करना है हमने। क्या वो देखें, जो हम कोड मैनुअली वन बाय वन कॉपी कर रहे हैं या कंसाइज कोड सिर्फ कॉपी करके अपडेट कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे पास एरर्स कम है। जब आप क्लाउड को या किसी भी टूल को पूरा का पूरा उसके ऊपर छोड़ देंगे कि इसको रिफैक्टर करके दे दो, तो पिछले जैसे मुझे 2 लेक्चर डिस्कार्ड करने पड़े हैं एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के बाद, वो एंड तक आप कहीं नहीं पहुंच पाते, आप सर टकरें मारते रहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं भी आप लोगों के साथ इसमें बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और इस कोर्स का फ़ायदा आप लोगों से ज़्यादा शायद मुझे हो रहा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी होगा। अब टूल्स मैनेजर की क्लास के अंदर हमने ये मेथड भी अपडेट करना है। टूल्स मैनेजर की क्लास में ये मेथड ऐड करना है, सॉरी, अपडेट नहीं करना, ये ऐड करना है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, ये मेथड हमने एक ऐड कर देना है। ठीक है, ये नॉन कंपैटिबिलिटी डाटा है। इसमें ये आपने ये वैल्यूज़ इसने यहाँ पर हार्ड कोड ही की हुई हैं। नीचे देख लेते हैं कि ये सिर्फ एक्टिव जो प्लगइन्स हैं उनके अगेंस्ट वो वैल्यूज़ दिखा देता है सिर्फ। ठीक है, तो वो आपने यहाँ से वैल्यूज़ चेंज कर लेनी है। आपने बेसिकली अपनी टेस्टिंग करनी है, किसी भी प्लगइन के साथ टेस्टिंग करने के बाद आपने यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं वो लगा लें कि इस प्लगइन के साथ इतनी कंपैटिबिलिटी है और सो ऑन। और क्योंकि अब आपने कैशे का चीज सिस्टम इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और डब्ल्यू पी सुपर कैशे कैशे का प्लगइन है, तो आपने ऑब्वियसली थॉरोली चेक करना है कि किसी दूसरे कैशे प्लगइन के साथ आप जो कैशे सिस्टम लगा रहे हैं वो कन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा, गड़बड़ तो नहीं कर रहा। तो उस हिसाब से आप जो है वो उसको या तो आप अपना इंटायरली कैशे सिस्टम डिसेबल करें, या जो है वो आप कंपैटिबिलिटी चेक करें, जो एरर्स आते हैं उनको फिक्स करें, उनके फिक्स लगाएं। आप क्लाउड से भी करवा सकते हैं, और करवाने के बाद फिर आप यहाँ पर अपना स्कोर अपडेट कर लें कि ये इस प्लगइन के साथ हमारा कंपैटिबिलिटी स्कोर ये है। और ये एडमिन डॉट सी एस एस में हम ये सी एस एस भी ऐड करनी है हमने। ये लीजिए, ये टेस्ट रिजल्ट्स यहाँ पर हमारे अब आ रहे हैं। यहाँ पर ये साथ बताया भी गया है कि नॉट स्पेसिफिकली टेस्टेड विद, ये अब वो थर्ड पार्टी प्लगइन्स भी चेक कर रहा है। जो हमने अरे में ऐड किए हुए हैं उनको भी ये चेक करेगा, और ये थर्ड पार्टी को बता रहा है कि थर्ड पार्टी प्लगइन्स स्पेसिफिकली हमारे ही प्लगइन को भी वो हमारे प्लगइन के साथ कंपेयर कर रहा है। ये आपने बस थोड़ा सा ये कोड मॉडिफाई कर लेना, जो लॉजिक लगी हुई है उसमें से आपने अपना प्लगइन रिमूव कर लेना। वो देखने वाला भी कहेगा कि ये अपने प्लगइन को ही अपने प्लगइन के साथ जो है वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट रिजल्ट्स वाला जो सेक्शन है, इसको आप सेपरेटली कहीं भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो आ रहा है यहाँ पर भी आप रख सकते हैं टेस्ट रिजल्ट्स को। ठीक है, आप इस सेक्शन को बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट ही है। हम्म, ये प्लगइन कॉम्पैक्ट स्टैट आईडी लगी हुई है। उसके बाद अच्छा, ये क्लास ऐड हो रही है सिर्फ एचटीएमएल कहाँ पर है इसकी, ये कहाँ पर, ये प्लगइन टेस्ट रिजल्ट्स, ये टेस्ट रिजल्ट्स कंटेंट, इसकी एचटीएमएल जो है वो अपडेट हो रही है। तो अगर आपने इसको मूव करना है कहीं पर, तो ये कंपैटिबिलिटी में आप देख लें ये क्लास किधर है। ये प्लगइन टेस्ट रिजल्ट्स जो यहाँ पर आ रहे हैं, आप इनको उठाकर कहीं भी रख लें। उसके आगे बॉक्स बन रहा है, ये ग्रिड के अंदर आ रहे हैं बेसिकली।
इसको इंटायरली हम ग्रिड से बाहर भी रख सकते हैं। इसके लिए मुझे ये चेक करना होगा कि ग्रिड बन कहाँ पर रहे हैं। यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आके इस तरह से आप कहीं भी इसके स्ट्रक्चर को मूव कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अच्छा लगे उसके अंदर ही रखना है तो आप उसके अंदर ही रख लें। ठीक है। अब ये आप हमारा जो रीफैक्टरिंग का और ऑप्टिमाइजेशन का, जो अभी भी ऑप्टिमाइजेशन आप इसको फुली नहीं कह सकते कि फुली ऑप्टिमाइज हमने कर लिया है। बहुत सारी चीज़ें इसमें और मज़ीद हो सकती हैं जिसको हम चेक करेंगे, और वो आपकी हमेशा चलती रहनी चाहिए। आपके प्लगइन, आपके प्रोडक्ट की रीफैक्टरिंग, उसकी ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ जहाँ आप आइडेंटिफाई करें टाइम, क्योंकि अब यहाँ पर अब एक ही प्लग इसी कोर्स के अंदर ही सारी हम चीज़ें नहीं कर सकते ना, तो वो आपको बात बता दी है। उसके बाद अब आपको बता भी दिए हैं, तरीके भी बता दिए हैं। अब आपने सिंपली वन बाय वन अपनी जितनी फाइल्स हैं उनको आपने देखते जाना है कि कौन सी फाइल है उसको ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, कौन सी फाइल है जिसे रीफैक्टर किया जा सकता है, कौन सी फाइल है जिसको मॉड्यूलर बनाया जा सकता है, और सो ऑन। तो अब मैं इस लेक्चर को यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना बाकायदा टेस्टिंग वाला जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं।